जो माता पिता थे उनके 2 बेटे थे। अब उन दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था उसको अपने गांव की एक लोकल एरिया में किसी लड़की से प्यार हो गया। तो 90s के दौरान की बात है, तो उस टाइम पे ये चीज़ गांव में स्पेशली बहुत बड़ी बात थी। जब घर वालों को पता लगा तो लड़का लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की। जब अंत में उनको लगा कि उन्होंने हथियार डाल दिए और लड़के ने एक दिन लड़की से कहा कि भाई अब ये संभव नहीं है, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस परिवार ने कल्पना नहीं की थी। उस लड़की ने जब कोई एंटिटी आपको अपनी हिस्ट्री बता रही है कि देखिए मेरी डेथ ऐसे पॉइंट में हुई थी, मुझे इस बात का दुख है, मैं अब ये चाहती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन है ना, तो इसको कैसे आप देखो, उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना। उस जिसको आपने सालों से पाला है उसको आप पे पूरा भरोसा है। आपने उस तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई जो फूल पत्ती हमसे बनेगी वो तेरे चरणों में अर्पित करेंगे, हमें समय चाहिए, खत्म बात। चाहे वो डार्क से डार्क आप कुछ भी हो, आप उसे वो समय दे दो। तो ऐसे ही एक लड़के ने किया, उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद कुछ दिन बाद उसके घर में आपस में हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अचानक से एक दिन उस लड़के को अपने घर के अंदर से एक वुडू डॉल मिली जिसमें उसके शरीर के कपड़े लगे हुए थे, अंडरगारमेंट्स। उसने उठाकर उसको बाहर ले जाके जला दिया। कह रहा मैं नहीं डरता किसी चीज से। उसने आज जलाया और कल से उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया। ये जो क्रिया है ना, ये उसके अपने माँ बाप ने उसके ऊपर कराई। गुरुजी, जैसे ना मैंने ये सुना है, कभी भी जो है बच्चों के डायपर पैड्स होते हैं, लिपस्टिक होती है, उसको वैसे ही कहीं फेंक नहीं देना चाहिए, तो इसके बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? तो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट नितिश राजपूत, लेकर आया हूं एक और ज़बरदस्त एपिसोड आप सबके सामने। आज बहुत डार्क बातें होने वाली है, कुछ स्टोरीज़ आने वाली है और कुछ ऐसे मिथ क्लियर होने वाले हैं जो कि जिसके लिए शायद मुझे लगता है जनता अभी तैयार नहीं है। तो दिल थाम कर बैठिए। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो है गुंजन मेहरा जी, जो कि पहले भी हमारे पॉडकास्ट में आ चुके हैं और बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें उन्होंने कही थी। तो मैं स्वागत करता हूँ गुंजन सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए दोबारा। और पिछली पॉडकास्ट में बड़ी डीप बातें हुई थी जी, वशीकरण के बारे में, स्तंभन उच्चाटन के बारे में बातें हुई थी, इतनी डीप बातें हमने की थी। इस बार सर मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसा हमारा कंटेंट मिल जाए जो उनके लिए डेली उनके लाइफ में भी काम आए और साथ ही साथ उनको नॉलेज भी मिले। तो हम शुरुआत करते हैं किसी केस स्टोरी से। आप कह रहे थे कि एक अब्रॉड का आपके पास केस आया था जिसमें कि मतलब मैं आगे ज़्यादा नहीं बताऊँगा, प्लीज़ आप उसे कंटिन्यू कीजिए। जी। तो अभी रिसेंटली जैसे पॉडकास्ट रिलीज़ हो रहे हैं उसकी वजह से काफ़ी लोग मतलब कांटेक्ट करते हैं, आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो इसी दौरान एक ऐसा केस आया जिसको मतलब डायग्नोस करने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। अच्छा। मतलब मेरा हमेशा से ये रहा है नितिश जी के डायग्नोस पे फोकस रहा है। अगर आप डायग्नोस पे फोकस नहीं रखते और ट्रीटमेंट की जल्दबाजी में है तो आप सिर्फ कमर्शियल काम कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल सही। और डायग्नोस इसलिए ज़रूरी है कि हमें किसी भी परेशानी को जड़ से ख़त्म करना है। किसी भी इंसान को उस परिस्थिति में नहीं लाना जैसे कोर्ट के केस है ना, आज ख़त्म कल दूसरा परसों तीसरा, और वो सब नहीं। खैर, शुरुआत ये बात थी पंजाब के एक ऐसे गांव की जो थोड़ा इंटीरियर में बट अच्छा डेवलप्ड है और एक छोटे शहर जिसे आप कह सकते हो वैसा था। और वहाँ एक फैमिली थी जो थोड़ा पुरानी ही बात है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि ये कहानी बहुत पीछे से आज तक चली आ रही थी और सालों से एक फैमिली में लगातार ऐसे हादसे हो रहे थे जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं था। तो हुआ क्या, एक फैमिली थी जिसके जो माता पिता थे उनके 2 बेटे थे। अब उन दोनों बेटों में से जो बड़ा बेटा था उसको अपने गांव की एक लोकल एरिया में किसी लड़की से प्यार हो गया। ओके। अब वो लड़की भी बहुत प्यार करती थी। तो इन लोग उस टाइम पे, क्योंकि थोड़ी पुरानी बात मैं आपको बता रहा हूँ, तो 90s के दौरान की बात है, तो उस टाइम पे ये चीज़ गांव में स्पेशली बहुत बड़ी बात थी। मतलब बिल्कुल। प्यार करना और फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर उसको
शादी तक ले जाना तो ये बहुत बड़ी बात थी। खैर कहते हैं इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, तो वो नहीं छुपा। जब घर वालों को पता लगा तो लड़का लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की। लड़की ने इशारे में ये भी कहा कि भाई हम बहुत आगे आ गए हैं और हम आपसे ये बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें आप शादी करने दीजिए। पर गांव, लोग, रूढ़िवादी सोच, उनको शादी तक नहीं जाने दिया गया। उन्होंने कई महीने बल्कि कुछ सालों तक ये लड़ाई लड़ी। जब अंत में उनको लगा कि उन्होंने हथियार डाल दिए और लड़के ने एक दिन लड़की से कहा कि भाई अब ये संभव नहीं है, तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी उस परिवार ने कल्पना नहीं की थी। उस लड़की ने ट्रेन के आगे कूद के सुसाइड कर लिया। अब जब वो सुसाइड हो गया, थोड़े दिन बाद उस फैमिली को पता लगा, उस लड़के को पता लगा, तो थोड़े दिन बाद उस लड़के ने भी सुसाइड कर लिया। अब ये घटना गांव वालों को लिए, परिवार के लिए बड़ी तो थी, पर क्योंकि उनका ईगो और अहम बड़ी चीज़ थी, तो शायद वो अपने बच्चों की मृत्यु एक्सेप्ट कर गए ज़्यादा देन उनकी अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी के। समय बीता, कुछ और समय बीता। जो दूसरा बेटा था, जो छोटा बेटा था, वो भी बड़ा हो गया। उसकी शादी का समय आया और उसकी शादी के समय से पहले ना घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटनी शुरू हो गई। ऐसे कभी कोई साये का दिखना, कोई अजीबोगरीब आवाज़ आना। तो जो मदर थी उस फैमिली की, वो शायद उसको समझ रही थी कि कुछ है गड़बड़। प्लस उन हस्बैंड वाइफ के साथ जिनके बेटे थे ये, उनके मदर फादर भी रहते थे साथ में। छोटे बेटे की शादी की गई प्रॉपर रीति रिवाज से, जो शादी हुई। जब उसकी शादी हुई तो उस शादी के बाद उसके अपने 2 बेटे और 1 बेटी हुई। वो जैसे जैसे बड़े होते गए उनको घर में अजीबोगरीब चीज़ें नज़र आती थी, आवाज़ें आती थी। तो जब भी वो अपनी मदर से पूछते थे तो वो कहते थे बेटा कुछ नहीं है, आप ध्यान मत दो, कुछ नहीं है, आप ध्यान मत दो। बच्चे बड़े होते गए। कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए कि अचानक से वो जो लड़का था जिसकी डेथ हुई थी, जिसने सुसाइड किया था, उसके दादाजी को आउट ऑफ नोवेयर कैंसर डिटेक्ट हो गया। अब उनको समझ नहीं आया कि बहुत फिट आदमी, गांव के लोग अक्सर बहुत फिट होते हैं, तो आउट ऑफ नोवेयर कैंसर डिटेक्ट हो गया। और जैसे जैसे वो आगे बढ़े, उनकी अचानक से कैंसर से डेथ हो गई। अब वो जो मदर थी, उनको सब कुछ धीरे धीरे समझ आ रहा था कि कुछ गड़बड़ है। उसके बाद जो ग्रैंड मदर थी, उनको भी अचानक से कैंसर डिटेक्ट हो गया। उन्होंने कहा ये तो नॉर्मल नहीं है, कैंसर तो कोई ऐसा बीमारी नहीं है जो एक दूसरे से दूसरे को ट्रांसफ़र हो, या तो ट्री चलता आ रहा हो पूर्वजों हाँ, से, तो वो बात अलग है, बट ये अचानक से हुआ। अब उसके बाद उनकी भी डेथ हो गई। तो यहाँ जो मदर फादर थे, उनमें मदर को समझ आ रहा था कि कुछ ऐसी गड़बड़ है जो कि सही नहीं है, और कुछ एंटिटीज़ की प्रेजेंस उन्हें महसूस होने लगी थी। अच्छा। पर क्योंकि उनको लगा कि अगर हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे डर जाएंगे और उस चीज़ को बढ़ाया नहीं, उन्होंने एक डिसीज़न लिया कि उन्होंने अपना घर शिफ्ट किया। उन्होंने पुराना घर छोड़ा और एक नया घर, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा घर, बहुत बड़ी जगह में, पंजाब में बड़ी बड़ी जगहें होती हैं, बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत घर उन्होंने बनाया और उसमें जाकर रहना शुरू कर दिया। परंतु समस्या तो घर में थी ही नहीं, समस्या तो एंटिटीज़ की थी। वो एंटिटीज़ उन्हीं के साथ दूसरे घर में। अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? जी बिल्कुल होता है। मतलब मैंने कहीं सुना ऐसा है कि एंटिटीज़ जो है घर में ही प्रवेश करती है, तो उस घर से निकलना ही एक बेस्ट ऑप्शन है। बट इस केस में मैं ये सुन रहा हूँ कि घर से निकलने के बाद भी वो एंटिटीज़ उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। देखो, 2 तरह के केसेस होते हैं। एक कि आपको किसी घर पे कोई क्रिया हुई है या किसी घर के अंदर कोई एंटिटी है, तो घर वालों को सबको वो प्रभावित करेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष या परिवार के साथ कोई एंटिटी जुड़ी हुई है तो उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं, आप जहाँ जाओगे वो आपके पीछा करेगी। अच्छा। तो वो दूसरा घर उन्होंने खैर शिफ्ट कर लिया।
उनको लगा अब समस्या सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अब समस्या और बढ़ गई। अचानक से अलमारी के धड़ धड़ हिलने की आवाज़ आती थी। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, कभी कुछ और अचानक से ऐसा होता था जो मतलब काफ़ी डर के बराबर था। खैर ज़िंदगी आगे बढ़ती रही और उस घर में जो बड़ा बेटा, जो मतलब बेटे का बेटा था, जिसके 2 बेटे एक बेटी हुई थी, उस बड़े बेटे की उन्होंने शादी कर दी। शादी करते उसकी वाइफ जब घर पे आई तो उसको कुछ साया दिखाई देने लगा। मतलब अचानक से घर में ऊपर की ओर घूमता हुआ एक साया। तो उसने अपनी मदर इन लॉ से कहा कि भाई ऐसे ऐसे मुझे दिखाई देता है। तब भी मदर इन लॉ ने इग्नोर करते हुए कहा कुछ नहीं है, तुसी चिंता ना करो और आराम करो, कुछ नहीं है। खैर उसने कहा भाई कोई बात नहीं है, मदर इन लॉ ने कह दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ी तो आउट ऑफ नोवेयर जो फादर थे उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई। ये तीसरा केस हो गया तो एंड सडन डेथ, क्योंकि कैंसर तो एक लॉन्ग टर्म वाली बीमारी है ना, इतनी जल्दी तो वो हुआ और होते ही डेथ हो गई। अब मदर को समझ आ गया था कि अब कुछ बचेगा नहीं और कुछ ऐसा है इस घर में जो वो शायद समझ तो रही थी पर बच्चों के आगे बोलने में उनको एक झिझक थी। तो उन्होंने जल्दी अपनी बेटी की भी शादी की और जो बेटा था बड़ा और बेटी थी दोनों को अब्रॉड भेज दिया शादी करके, भाई आप जाओ, यहाँ मत रुको। वो उन्होंने बहुत पूछा बेटे ने कि भाई ऐसा क्या है, आप हमें बताते भी नहीं हो, आप कह रहे हो अब्रॉड जाओ, ये सब। जितने में वो समेटा समाटे करके अब्रॉड के लिए निकलते वो मदर की डेथ हो गई कोरोना के शुरू होने से ठीक पहले। अभी 20 से पहले की बात। हाँ, डेथ हो गई मदर की भी। अब घर में लगभग 4 डेथ हो चुकी थी। अब उनको ऐसा लगने लगा, बच्चों को समझ तो आ रहा था पर समझे क्या, पर उनको भी ये लगा शायद अब यहाँ से निकल जाना एक समाधान है। वो दोनों अब्रॉड चले गए। अब अब्रॉड जाकर भी ना वो मसले हल नहीं होते नज़र आए। वो जो लड़के की वाइफ थी वो मेडिकल इंडस्ट्री से बिलोंग करती थी। अब मेडिकल इंडस्ट्री में उसको साइंस की अच्छी नॉलेज थी, सब चीज़ थी, तो वो बहुत अच्छी प्लानिंग से अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे। पर जब भी फैमिली प्लान करते थे वाइफ का प्रेगनेंसी डेवलप होती और मिसकैरेज। तो वो एंटिटीज अब्रॉड तक पहुंच गई। जी, उसने उनका वहाँ तक पीछा नहीं छोड़ा। फिर फैमिली प्लान करी, फिर मिसकैरेज। सारे मेडिकल टेस्ट कराए गए, सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ऐसा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार हो गया प्रेगनेंसी और दिक्कत। तो वो लोग बहुत, मतलब ये पिछले 3-4 सालों में उनके साथ हो चुका था। और बहुत इसी बीच वो लड़का एक बार अपने घर के किसी काम से गांव गया तो उसको घर में ऐसे साए दिखाई दिए कि जिसको देखकर वो लिटरली घबरा गया। और वो बहुत, मतलब वो अपने ही घर में रह नहीं पाया। उसको 2 साए दिखते थे और वो उससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि अपने घर में नहीं रह पाना और डर होना, वो वापस चला गया अब्रॉड। कहीं से पॉडकास्ट उन्होंने देखा मेरा कहीं, और वो देखकर उन्होंने मुझसे संपर्क किया। जब संपर्क किया तो मैंने उनसे बात करनी शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा समस्या क्या है। तो बोले सर ऐसे ऐसे हो रहा है, मिसकैरेज ख़त्म में समाप्त नहीं हो रहा और घर में हमें ऐसा लगता है कि कुछ है वहाँ पे, और बहुत हम मतलब परेशान हैं और बहुत अजीबोगरीब वहाँ आवाज़ें आती हैं और ऐसे ऐसे घर में डेथ हो गई हैं। तो मैंने उनसे कुछ समय मांगा। मैंने मुझे कुछ समय दो, मैं अपना डायग्नोज अच्छे से कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो लगभग 15 दिन हमें लगे। 15 दिन में मैं उनसे 2-3-4 बार बात करता रहा और अपनी कैलकुलेशंस मैंने की। तो मुझे ये समझ में आया कि उनके घर के अंदर 3 एंटिटी हैं। अब्रॉड में नहीं, पुराने घर में। तो मैंने उनको बताया भाई आपके यहाँ 3 एंटिटी हैं। बोले सर 3 तो पता नहीं, पर 2 तो हमें समझ आती हैं। मैंने कहा 3 एंटिटी हैं, 2 अडल्ट हैं और 1 बच्चा है। अच्छा। अब वो कहता सर बच्चे के तो हमने कभी नहीं सुना। हाँ, 2 अडल्ट की बात सही है, ये हमने पता है और हमें अंदाज़ा है। मैंने कहा बेटा 110% एक बच्चा भी है। उन्होंने कहा ठीक है। कुछ दिन बाद उसने अपनी सिस्टर से बात की और फिर मुझसे बात की दोबारा। तो उसने कंफर्म किया कि हाँ
सिस्टर ने बताया है कि एक बच्चा है छोटा जो उनको कभी मदर ने बताया था, और वो जो अलमारी को धड़-धड़ करने की आवाज़ आती थी वो छोटा बच्चा ही करता था। तो अब उनको डर सताने लगा, बहुत दिक्कतें होने लगी। अब बात ना ज़्यादा बढ़ गई थी। अच्छा। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि सर क्या करें। लिटरली ही वॉज एट द वर्ज ऑफ क्राइंग। बिल्कुल मतलब सर के समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये 3 एंटिटीज़ हैं, पहले मैं आपको ये समझाऊं कि ये 3 एंटिटीज़ हैं क्या। तो उनमें एक तो एंटिटी वो लेडी थी जिसने सुसाइड किया, दूसरा इन्हीं के ताया जिन्होंने इन्हीं के घर में सुसाइड किया था, और तीसरा वो जो बच्चा था वो उस लेडी का था, क्योंकि जब उसने सुसाइड किया तब वो प्रेग्नेंट थी। तो उन्हीं का परिवार की ही आत्मा जी। और क्योंकि उस लेडी की डेथ के बाद उसने एक ठान ली थी, उसने इनको समझाया था इशारे में कि हम बहुत आगे निकल आए हैं, आप हमारी शादी कराओ। उन्होंने समझी नहीं उस टाइम वो बात, और प्रेगनेंसी में उसने सुसाइड कर लिया। तो अब उसको बच्चे को अपने देख के और उसको देख के उसके अंदर इतनी बदले की भावना आ गई कि उसने कहा मैं ये पूरा परिवार बर्बाद कर दूंगी, समाप्त कर दूंगी, किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, और अब यहाँ किसी के कभी कोई बच्चा नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा मतलब खौफ था। और जब मैं उन लोगों को ये सब बात बताई तो उनके लिए तो ये डर मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब मैंने बताया बच्चा और बाद में रिकन्फर्म हुआ तो उन्हें समझ आ गया कि सर बात तो आपने सारी सच बताई है। कैलकुलेशन और जितनी भी डायग्नोज था वो सटीक था। अब उन्होंने मुझे कहा सोल्यूशन के लिए, क्योंकि उन्होंने शायद किसी और से ही बात की होगी। और लोग आजकल क्या करते हैं, मैं किसी को सही गलत नहीं कह रहा, बट लोग कमर्शियली इतने हो गए हैं नीतीश जी कि उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, और वो ये कहते हैं भाई हम यहीं बैठे सब ठीक कर देंगे। होंगे ज्ञानी, मैं ये नहीं कहता, बट इतना भी आसान नहीं है। आप एक एंटिटी वहाँ पर है, आप उसे यहाँ बैठे ठीक कर रहे हो, तो बहुत चमत्कार की बात है। खैर, उसने जिनसे बात की उन्होंने फिर बाद में पाँव पीछे खींच लिए कि उनको लगा कि केस बहुत ख़तरनाक है। मैंने उनसे कहा कि मैं इसे ठीक करने की कोशिश तो करूँगा, उन एंटिटीज़ को हटा तो दूँगा, पर उसके लिए मुझे आपके घर विज़िट करना है, उस पुराने वाले। उसने अब वो लोग अब्रॉड में, तो उन्होंने कहा सर मुझे अरेंजमेंट्स करने होंगे, बट आप बिंदास जाओ। उसने अपने एक रिलेटिव, अपने ब्रदर इन लॉ को, मैं अपने ऑफिस से गया था। अच्छा। बस हाँ, ऑफिस के एक व्यक्ति मेरे साथ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने उनको बोला कि मुझे सुबह ना 5-6 बजे अर्ली मॉर्निंग विज़िट करना है, ताकि आसपास के लोगों की गतिविधियाँ कम हों, और जब हम उन एंटिटीज़ को वहाँ से बाहर निकालें तो मुझे किसी तरह की दिक्कत ना हो। मैं जब उनके घर में घुसा, आप लिटरली समझ, इतना खूबसूरत घर है नीतीश जी, पहले तो मैं आपको बता नहीं सकता। इतना खूबसूरत गार्डन बना हुआ, उसमें छोटे छोटे मौसमी के नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, बड़ा सुंदर घर। लेकिन अंदर घुसते ही ऐसी वाइब्रेशंस और ऐसा वो खौफ, और जैसे ही गेट खेला मुझे वो तीनों एंटिटी सामने दिखाई दी। अब उनके अंदर एक एग्रेशन था, उन्होंने सीधा मेरे पे काउंटर हमला करने की कोशिश की। वो मोमेंट ऐसा था कि अगर मेरे से थोड़ी सी भी चूक होती तो शायद ये मेरे लिए लाइफ रिस्क हो जाता। अच्छा। फिर किसी तरह ईश्वर की कृपा थी, गुरुओं का आशीर्वाद था, हमने मंत्र सिद्धि से उनको कंट्रोल किया। वो दिखने में कैसी लग रही थी वो? देखो, दिखने में सबसे पहली बात तो ना समझो ऐसे नहीं है जैसे आप और हम हैं, ऐसे नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होती है। एनर्जी सिस्टम है वो। अच्छा। वो एक परछाई, एक साया, एक ऊर्जा है जो आपको दिखाई देगी। गुरुजी, जैसे हमने ना बहुत सुना है कि कोई तांत्रिक सिद्ध पुरुष, सिद्धियों वाले भूत प्रेतों से, एंटिटीज से बातें करते हैं। मेरा ये सवाल है कि बातें होती कैसे है? क्या हम जैसे हिंदी बोल रहे हैं आपस में आमने सामने बातें कर रहे हैं ऐसे होती है, या कोई और लैंग्वेज के थ्रू होती है? और वो दिखते कैसे? क्या वो हमारी तरह इंसान की तरह दिखते हैं या कैसे दिखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये मिथ क्लियर कर दूं कि जैसे आप और हम बात कर रहे हैं ऐसे कोई भूत प्रेत बात नहीं करता। अच्छा। ये शरीर की भाषा है, ऊर्जाओं की भाषा नहीं है। एनर्जी सिस्टम की ये भाषा नहीं है। मैं इस बात को एक तर्क के साथ साबित करता हूँ। कोई स्पिरिट, कोई आत्मा
जो जिसका जन्म, कोई शरीर, कोई व्यक्ति अगर जिसका जन्म चेन्नई में हुआ है, पैदा भी चेन्नई में हुआ, मृत्यु भी चेन्नई में हो गई, उसके बाद समझो वो स्पिरिट किसी तरह नॉर्थ इंडिया में किसी के ऊपर, किसी के पास आ गई या कहीं किसी से जुड़ गई, और कोई साधक उसे हटाने गया जो कि नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, उसे तमिल आती थी जीने मरने से पहले, इसे सिर्फ हिंदी आती है, तो फिर तो ये कभी उससे बात ही नहीं कर सकता। तब तो मिशन इम्पॉसिबल हो गया। लेकिन क्योंकि ये शरीर की भाषा है, ये एनर्जी सिस्टम की भाषा नहीं है, ऊर्जाओं की भाषा नहीं है, इसीलिए मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूँ कि जब हम किसी भी एंटिटी से या किसी भी स्पिरिट से कम्युनिकेट करते हैं, पहली बात तो मैं ये बताऊँ कि वो ऐसे नहीं होते जैसे आप और हम दिख रहे हैं। उनका स्वरूप कुछ ऐसा हो सकता है, परछाई और साए के रूप में हम उन्हें देखते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं, समझ आते हैं। एक ऊर्जा सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है, हमारी एनर्जी उनकी एनर्जी हम महसूस कर सकते हैं, वो हमारी एनर्जी महसूस कर सकते हैं, तो ये एनर्जी सिस्टम है। छोटा सा एक क्वेश्चन, जैसे आम लोग हैं जिन्होंने ना कोई सिद्धि की है ना तो कुछ है, क्या उनको भी कभी कभी दिख सकती है चीज़ें, या जैसे आप जैसे तंत्र विद्या में हो, सिद्धियों में हो, या सिर्फ आपको ही दिख सकेगी वो चीज़ें? ये एंटिटीज किसी को भी दिखाई दे सकती हैं और किसी से भी कम्युनिकेट कर सकती हैं। मैं अभी आपको इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ऊर्जाओं का एक सिस्टम है, ठीक है। अब एक ऊर्जा है, उसने चूज़ किया कि उसे आपसे बात करनी है, उसने चूज़ किया कि उसने आपसे कम्युनिकेट करना, तो वो अपने अलग अलग माध्यम से आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी। आपको अगर एग्रेशन दिखाना है तो एग्रेशन दिखाएगी, आपको अगर अपना गुस्सा दिखाना है तो गुस्सा दिखाएगी, प्यार दिखाना है तो प्यार दिखाएगी। अच्छा। तो आत्माएं और एनर्जी सिस्टम अपने आप को आपके सामने ज़रूर जाहिर करते हैं। कई बार हम बहुत लोगों से सुनते हैं ना कि हमने कोई साया सा दिखाई देता है बार बार, या हमें कोई आवाज़ सुनाई देती है, या हमें लगता है कि कोई हमें सपनों के माध्यम से या विजन्स के माध्यम से हमसे कुछ मांग रहा है, हमें कुछ कह रहा है, या हम बार बार किसी एक ही तरह के सपने को देख रहे हैं। तो ये सब ऊर्जाओं का कम्युनिकेट करने का एक सिस्टम है, और हम जब उनसे बात करते हैं तो वो भी एक एनर्जी सिस्टम है। एक सिद्धियों के माध्यम से हम अपना मैसेज उन तक पहुंचाते हैं, वाइब्रेशंस के थ्रू हम उनसे बात करते हैं, ऊर्जाओं के थ्रू हम उनसे बात करते हैं, हम उन तक अपना मैसेज पहुंचाते हैं और उनके मैसेज को डीकोड करने की, उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में ये चाहते क्या हैं। और जब तक हम ये नहीं समझ पाते तब तक हम उनके किसी भी क्लाइंट की मदद नहीं कर सकते और किसी भी एंटिटी को उस जगह से हटाया नहीं जा सकता ना। क्योंकि जैसे आप कभी किसी के पास जाते होंगे तो वो अपनी पूरी कथा भी तो सुनाती होगी कि मेरे पास ये दिक्कत है, मैं यहाँ गई। एक तो होता है कि हाँ या ना वाली बात, वो तो समझ में आती है। एक जब कोई एंटिटी आपको अपनी हिस्ट्री बता रही है कि देखिए मेरी डेथ ऐसे पॉइंट में हुई थी, मुझे इस बात का दुख है, मैं अभी ये चाहती हूँ, तो काफ़ी लॉन्ग कन्वर्सेशन है ना। तो इसको कैसे आप देखो, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस ऐसी, फिर वही वाली बात कि ऐसी नहीं जैसे हम एक दूसरे को कहानी सुना रहे हैं। कैसे होता है? लॉन्ग कॉन्वर्सेशन ऐसे होती है कि हमें उन लोगों के माध्यम से ये पता लगता है कि वो किस चीज़ के लिए कर्ज कर रहे हैं। सपोज अगर एक एंटिटी है और वो ये कर्ज दिखा रही है कि उसको उसकी कोई इच्छा अतृप्त रह गई, या उसकी किसी से शादी होनी थी और नहीं करवाई घर वालों ने, जैसे इस वाले केस में था, तो वो वहाँ पर अपने उसके साथ मौजूद थी, तो वो अपने आप को दर्शा रही है कि भाई मैं इसको, आत्मा को कभी नहीं छोड़ूंगी और इसके साथ आई हूँ। या वो अलग अलग माध्यम से हम तक ये बात पहुँचाती है कि मैं घर वालों को तबाह कर दूंगी या बर्बाद कर दूंगी। उसके मैसेज कई बार हमें परिवार के लोगों से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को महसूस तो होता है पर उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये वो वाली बात है। तो जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने क्या क्या महसूस किया और क्या क्या हुआ, तो वो बताते हैं। उसके बाद जब हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं स्पिरिट से, तो हमारे डॉट्स ज्वाइन होते हैं और हम एक कंक्लूज़न तक पहुंचते हैं। 90% केसेस में अगर आपकी सिद्धियां सही हैं तो आप सही कंक्लूज़न पे पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप किसी भी तरह की जल्दबाजी में हो तो हो सकता है आप उसके कंक्लूज़न पे सही ना पहुंचे हो, आप सिर्फ आत्मा को हटाने की जल्दबाजी में हो, और कई बार उसका उल्टा नुकसान बहुत बहुत बुरा हो जाता है। मतलब ऐसे सामने एंटिटीज से आवाज़ नहीं आती है? देखो, उनकी आवाज़ें भी हैं पर वो ऐसी आवाज़ नहीं है जैसे आप और हम बात कर रहे हैं। मैं फिर वही समझा रहा हूँ। जैसे हवा का एक अलग स्वरूप है, आपके
और मेरे मुंह से निकले हुए शब्द यूनिवर्स में घूम रहे हैं और आपकी वाइब्रेशन उन्हें कैच कर रही हैं कानों के माध्यम से, और आपका दिमाग उनको मंथन करके आपको समझा रहा है कि ये आवाज़, ये ध्वनि, ये बात कहती है। इसी तरह उन ऊर्जाओं का भी एक मैसेज होता है। आपने कभी जानवरों को या पक्षियों को चीखते हुए या आवाज़ करते हुए सुना है? हम सब ने सुना है, लेकिन कई बार हम देखते हैं ना कि उनके साथी जानवर उनकी आवाज़ पर रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो वो भी एक तरह का साउंड सिस्टम है जो उन तक पहुंच रहा है। इसी तरह एंटिटीज़ का एक साउंड सिस्टम है जो हम तक पहुंचता है, जो हवाओं के माध्यम से उनकी बात हम तक पहुंच जाती है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि डायग्नोज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोज करना है। आप जल्दबाजी में डायग्नोज ना करें, अच्छे से समझें प्रॉब्लम क्या है। जैसे इस केस में मैंने डिटेलिंग की, मुझे ये समझ में आना चाहिए था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो जब मैं उस घर के अंदर पहुंचा और मुझे वो 3 एंटिटीज़ दिखाई दी, 3 स्पिरिट दिखाई दी, तो मेरा पहला जो वो था, मतलब पहला कदम जो था वो था अपने आप को बचाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने अपनी सेफ्टी की, अपना देह रक्षक पढ़ा और मंत्रों से, शक्ति से उनको कमज़ोर किया। और जो एंटिटीज़ हमने सिद्ध की हुई हैं उनकी मदद लेके उन्हें और कमज़ोर किया और उनको अपने साथ चलने पे मजबूर किया। अच्छा। सबसे पहले तो उन्हें वहाँ से डिटैच करना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं उनको वहाँ से डिटैच नहीं करूँगा तो वो दोबारा वहाँ चली जाएंगी। इसीलिए दूर जाना, ऋषिकेश जाना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पॉडकास्ट के बाद भी ऋषिकेश जा रहा हूँ। एक बहुत खतरनाक केस है, अभी आगे मैं शायद उसके बारे में बताऊँगा, उसी के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उनको हमने वहाँ से डिटैच किया, फोर्स किया और अपने साथ लिया। उनको बाहर निकाल कर सबसे पहले मैंने उस घर की ऑरा क्लीनिंग की गंगा जल के माध्यम से, मंत्रों की शक्ति से। उसके बाद घर बंद किया, बाहर एक लाइन खींची गंगा जल से ताकि ये जल्दबाजी में छूटकर वापस जाने की कोशिश ना करें। और फिर मैं वहाँ से डायरेक्ट उन्हें लेकर ऋषिकेश गया। फिर ऋषिकेश में क्रिया के माध्यम से उनको भोग दिया। देखो, आप किसी भी स्पिरिट को ऐसे नहीं कि आपने मुट्ठी में उठाया और वहाँ ले आके फेंक दिया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है। उन्हें उठाया, उन्हें मनाया, उन्हें फोर्स किया, उनको डिटैच किया और उनको एक भोग दिया। उनको कहा कि आप जिस चीज़ के पीछे पड़े हो उसे छोड़ो, हम बदले में आपको आपका एक भोग देंगे और उस भोग को ग्रहण करो और अपनी मुक्ति और मोक्ष की तरफ चलो। तो हम उन्हें ऋषिकेश ले गया, मैं ले गया और वहाँ ले जाकर क्रियाओं के माध्यम से उन्हें पूरी तरह मजबूर किया ताकि वो भोग ग्रहण करें। उन्होंने वो भोग ग्रहण किया। उसके बाद उस भोग के साथ उन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया और उनकी मुक्ति और मोक्ष की कामना की। आगे ईश्वर मालिक है करने वाला, ताकि उन एंटिटीज़ को दोबारा कोई इस्तेमाल ना कर पाए और वो इस अतृप्त जीवन से मुक्ति पाके मोक्ष की ओर आगे बढ़े। ये मेरा प्रयास होता है। अंत उसके हाथ में, फल उसके हाथ में, वो मैं उस पर छोड़ देता हूँ, पर ये मेरा प्रयास है। और ईश्वर की इतनी अच्छी कृपा हुई, जैसे मैं इनको सबको हटाया तो उन लोगों को एक मैसेज आया ऑटोमेटिकली और उन्होंने फील किया कि सर हम जेन्युइनली फील कर पा रहे हैं, सब ठीक हो गया अचानक से, अब कोई समस्या नहीं है। क्या बात। तो ये एक बहुत बड़ी, बहुत चैलेंजिंग केस था जो अभी रिसेंटली मैंने हैंडल किया है। इसी केस से 1-2 मेरे सवाल मेरे माइंड में आए, आई होप हमारी ऑडियंस के माइंड में भी आते हैं। तो जैसे आपने कहा कि आप उनको ले गए, तो इस ले गए वाले को, शब्द को आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे? आप किस तरीके से उनको ले गए, या किसी चीज़ में ले जाया जाता है, या मतलब कैसे होता है ये थोड़ा सा? देखो, अगर कोई एंटिटी आपके साथ अटैच्ड है तो उसको आपसे हटाकर अपने साथ अटैच करना एक प्रोसेस है। ओके। और अपने साथ अटैच करना मतलब ये नहीं कि वो हमें पोजेस करे। अपने साथ अटैच करना है कि आप हमारे साथ रहो, हमारे पास आपके लिए एक भोग है, इस भोग पर आप मोहित रहो और मंत्रों की शक्ति से, सिद्धियों की शक्ति से आप हमारे साथ साथ चलो। ओके। आपको कोई नुकसान नहीं होगा उससे? उसके लिए हमें अपनी तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। अगर छोटी सी भी गलती हमसे हो जाती है तो कभी कभी उसका नुकसान। एक बार ऐसा हुआ था कि थोड़ा सा एक केस था, कोरोना के टाइम पे बड़ा इमरजेंसी केस था, अर्जेंट थी और बहुत ख़तरनाक मतलब केस था वो, और उस समय निकलना भी बड़ा मुश्किल था। तो हम जैसे तैसे करके निकले। उत्तराखंड बॉर्डर पे हमें रोक दिया। बॉर्डर पे हमने कुछ जुगाड़ उगाड़ कर के हम निकल गए। जब हम बॉर्डर से पार हो गए
और हरिद्वार से पहले ऋषिकेश, मतलब बहुत पहले, बॉर्डर पार करने की कुछ दूरी पर हमारी गाड़ी में इतनी हैवीनेस हो गई कि मुझे थोड़ा सा नींद आने लगी और मैं उस एंटिटी से डिटैच हो रहा था और मुझे हल्की सी नींद आ रही थी। जो साथ में थे जिनका केस था वो ड्राइव कर रहे थे। अचानक से ऐसा लगा कि गाड़ी पर किसी ने बहुत तेज़ धक्का मारा है। अब हमें लगा शायद कोई जानवर है जिसने मार दिया, क्योंकि उस टाइम जानवर बहुत थे सड़कों पे। हम 3 लोग थे उस समय गाड़ी में, एक ड्राइव कर रहा था, मैं आगे बैठा था, साथ में एक पीछे थे। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। गाड़ी लगभग ऐसे हिल चुकी थी और इतनी मजबूत गाड़ी इको स्पोर्ट थी। और ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, पर मुझे उस टाइम ये समझ आ गया कि एंटिटी ने अपने आप को मतलब हटाने की, छुटाने की और करने की कोशिश की है। पर जब हम जाते हैं तो उसमें हम अपनी जो एंटिटीज़ हैं उनका भी प्रयोग करते हैं कि आप इन पर निगरानी रखो। पर वो एक चूक मुझसे हुई थी जिसका बड़ा नुकसान हो सकता था। वो गाड़ी पलट सकती थी, कुछ और हो सकता था। ईश्वर की कृपा रही, हम गए ऋषिकेश। बहुत मुश्किल में हमने ऋषिकेश में उसको, क्योंकि वो मतलब लॉकडाउन का टाइम था, बड़ा मुश्किल था। जैसे तैसे जाकर हमने अपनी क्रिया की और क्रिया करके उसको वहाँ से हटाया और पानी में बहाया। हमने उस दरवाजे का इस्तेमाल ही नहीं किया गाड़ी के, जिस साइड हमें लगा था कुछ लगा है। जब वापस आए और गाड़ी वर्कशॉप में गई, जैसे वो दरवाज़ा खोला वो पूरा पिलर गिर गया नीचे। वो इतनी तेज़ टक्कर थी, मतलब वो किसी साधारण जानवर की टक्कर भी नहीं हो सकती थी। और इतना ख़तरनाक इंसिडेंट था वो भी कि जान तो ऐसा नहीं है, हमारे लिए रिस्क नहीं है, रिस्क है, बट ये और मौत पर भी बात आ सकती अगर रिस्क नहीं लेंगे तो किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा वो है। आपने एक लाइन यूज़ की थी कि हमने भी एंटिटीज़ रखी होती है। तो मेरा एक ये सवाल है कि आपने या आप जैसे और जो भी तांत्रिक हमारे भाई हैं, किस किस तरीके की एंटिटीज़ अपने पास रखी होती है? और चलो आपसे शुरुआत करते हैं। जो बता सकते हैं, जो नहीं बता सकते वो तो चलिए ठीक है। आपने भी अपने पास कौन कौन सी ऐसी एंटिटीज़ अपने सिद्ध करके अपने पास रखी जिनसे आप आगे काम करवाते हो? देखो, मैं एंटिटीज़ के नाम तो डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। हाँ। और करने भी नहीं चाहिए किसी भी साधक को। हाँ। क्योंकि हम किसी पॉपुलैरिटी के लिए तो काम नहीं कर रहे। हाँ। अगर कर रहे हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे। लेकिन जो एंटिटीज़ हैं हमारे सिद्ध करने के कुछ नियम है। पर मैं आपको ये बताता हूँ, कुछ दैवीय शक्ति होती हैं। अच्छा। जिनको सिद्ध किया जा सकता है। कुछ पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं, प्रेत हो गए, प्रेत, जिन्नात, आप पिशाचिनी, आप माँ काली के जो काली कुल से ताल्लुक़ रखने वाले 3 स्वरूप, उन तीनों में से किसी को भी सिद्ध कर सकते हो। तो काली के 2 कुल हैं, एक श्री कुल और एक काली कुल। श्री कुल और काली कुल, यस। काली कुल में 3 स्वरूप आते हैं जो तांत्रिक स्वरूप हैं, पूरी तरह तांत्रिक हैं, जिनमें एक शमशान वाली काली है जिसे सिद्ध किया जाता है, एक माँ तारा है और एक छिन्नमस्तिका है। उसके अलावा जो भी बाकी आते हैं वो सात्विक और तांत्रिक दोनों में इस्तेमाल, जैसे बगलामुखी और दूसरी माताएं होती हैं, धूमावती और ये सब होते हैं। अब उसके अलावा जैसे मैंने कहा जिन्नात और कुछ एंटिटीज़ ऐसी होती हैं जो बहुत ख़तरनाक हैं। और जैसे एक एंटिटी जिसका शाबर विद्या में जिक्र है, जिसे हम लाल देव के रूप में जानते हैं। लाल देव जी, फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। कोई उसे देवी लाल कहता है, कोई लाल देव कहता है, कोई देवी सिंह कहता है। ये लाल देव का उल्लेख बंगाल से ताल्लुक़ करता है ये, और इसका भोग मच्छी और भात है। अच्छा। लेकिन ये इतना ताकतवर है कि जब ये किसी इंसान के शरीर को पोजेस करता है तो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो इंसान 10-11 फुट की छत भी कूद कर छू सकता है। क्या बात है। और ये इसकी ताकत एक जिन और जिन्नात के बराबर की ताकत होती है। ये एक ऐसी एंटिटी है जिसका इस्तेमाल कम लोगों को पता है और कम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आपने कहा एंटिटी सिद्ध, तो ये एक बात और मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि एंटिटीज़ ऐसी नहीं हमने सड़क से पकड़ के सिद्ध करी हैं, ऐसा नहीं होता है। एंटिटीज़ आपको 3 माध्यम से मिलती हैं, रोग में, भोग में और जोग में।
रोग, भोग और जोग। जोग, भोग तो मैं समझ गया, रोग और जोग क्या चक्कर है ये? किसी ने आप पर कोई एंटिटी डाल दी और आपको बीमार कर दिया, हाँ, तो वो एंटिटी हो गई, मिल गई रोग में, ओके। आपने रोगी कर दिया। अब आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आप साधक हैं तो उस एंटिटी को पाल लो, हाँ, आत्मसात कर लो, या उसे हटवा दो। तो अगर आपने आत्मसात कर लिया तो आपको रोग में वो एंटिटी मिल गई। भोग में किसी ने कुछ मिलाकर आपको खिलाया ओके। और आपके भोग के अंदर वो आपके साथ चली गई। अब आपको उसको सिद्ध करना है या आपको उसको छोड़ना है। और तीसरा जोग में, जोग मतलब अपने गुरुओं से हमें जो एंटिटीज़ मिलती हैं, गुरु हमें कोई एंटिटी देते हैं, जैसे जिन, जिन्नात, कोई भी एंटिटी कोई भी। उन्होंने आपको दी कि भाई अब आप इसे सिद्ध कर लो, मैं आपको सिद्ध करवा रहा हूँ, ज़रूरत पड़ने पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मिली हमें जोग में। तो ऐसे नहीं है सड़क पे पड़ी हुई कोई भी एंटिटी कोई भी सिद्ध कर सकता है, आसान नहीं होता। और कुछ एंटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें आप सिद्ध तो कर रहे हो, लेकिन अगर आपने उन्हें किसी और को जोग में नहीं दिया या आपके बाद किसी और ने आपसे नहीं लिया, तो वो अपने आप चूज़ करेंगे कि आपके परिवार के किस सदस्य को वो अपना अगला भोग बनाए और फिर उसके साथ जीवन बिताएं जब तक उसके अंदर दम है। या वो सांसें भी नहीं निकलने देती आखिरी दम तक। वो बिल्कुल 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 सत्य बात है। एक जिन अगर आपने सिद्ध किया है तो आपको अपने मरने से पहले उसे किसी और को वो सौंपना पड़ेगा। अगर आप नहीं सौंप पा रहे हैं तो आपके साथ वो आपको तो ख़त्म करेगा ही करेगा, फिर किसी और को आपके परिवार में से चुन के ख़त्म करेगा और ये सिलसिला जारी रहेगा। मतलब ये मैं एक सरल भाषा में अगर मैं मत समझने की कोशिश करूँ, आम भाषा में, जी, तो अपने साथ एक पागल कुत्ता पालना है। ऐसा नहीं है। देखो, एक आम इंसान के लिए, एक सिंपल सोच के लिए, जब तक, लेकिन मेंटेनेंस तो करनी पड़ेगी ना। देखो आप उनको उनका भोग देते रहो। हाँ, अगर आपका गुरु सही है, आपका मार्गदर्शक सही है, हाँ, तो वो आपको अभिमन्यु नहीं बनने देगा, हाँ, वो आपको अर्जुन बनाएगा। वो चक्रव्यूह में घुसना नहीं, निकलना भी सिखाएगा। इसीलिए किताबों से सिर्फ ज्ञान मिल सकता तो हर इंसान ज्ञानी होता। हाँ, गुरु का जीवन में होना और पूर्ण गुरु का जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियों मिलाए। भगवान से केवल गुरु मिला सकता है। इसीलिए ज़रूरी है एक सच्चा गुरु, एक सच्चा मेंटोर ज़िंदगी में आए, ताकि आप भटको मत और किसी भी एंटिटी के साथ खिलवाड़ मत करो। एंटिटीज़ को भी रिस्पेक्ट बिल्कुल देनी चाहिए। मैंने अभी एक पीछे एक रिसेंट केस सुना है। मैं एक जगह पॉडकास्ट करने गया था, आई विल नॉट डिस्क्लोज द डिटेल, बट वहाँ पर मुझे सुनने को मिला उनके एक फैमिली मेम्बर को पर कोई एंटिटी आ गई। उस एंटिटी को हटाने के लिए उसको इतना मारा गया, इतना, लड़की थी वो, इतना मारा गया साधक के द्वारा कि उसके शरीर पे जगह जगह नील पड़ गए और वो एंटिटी गई नहीं गई ये तो पता नहीं चला, पर वो उसका शरीर अगले 6-8 महीने के लिए बीमार हो गया। मैंने आज तक ये बात समझी नहीं कि मारना क्या समाधान है। हमने तो कभी नहीं मारा। तो दर्द हो नहीं रही है। आप एंटिटी को मार ही नहीं रहे हो, आप तो शरीर को मार रहे हो, और शरीर तो इंसान का है। एंटिटी तो एक ऊर्जा है, उसको आपकी मार से कोई मतलब ही नहीं है। तो आप अगर किसी पे चाबुक मार रहे हो या आप किसी के हाथ से मार रहे हो या आप उसके बाल नोच रहे हो, तो वो दुख इंसान के शरीर का है, एंटिटी का नहीं है। तो ये बहुत बड़ी भूल है। मैं कम से कम इसे नहीं मानता। मैं तो कोई भी एंटिटी हो, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, सबसे पहले नतमस्तक उसे प्रणाम करता हूँ। मैंने अपनी हर बार, हर पॉडकास्ट में और अभी भी आपके सामने यही बात कही कि हमने उसे मनाया, हमने उसे डराया नहीं, हमने उसे मंत्रों से कमज़ोर किया, हमने अपनी एंटिटीज़ के माध्यम से उसे कमज़ोर किया, हमने उसे मनाया, हमने उसे भोग का लालच दिया, फिर हमने उसे हटाया। मारना पीटना क्या समाधान है? बहुत पॉइंट की बात बोली आपने आज। और एक बड़ी अच्छी बात और बताता हूँ नीतीश जी, जब आपके पास कोई भी ऑप्शन ना हो तो सरेंडर एक सबसे अच्छा समाधान है। मैं भी यही पूछने वाला था। आपको लग रहा है कि आप इस एंटिटी को हटा नहीं पाओगे, आप उससे लड़ ही नहीं सकते हो, कोई परिस्थिति ऐसी हो सकती है, और इस बात को मानने में मेरे को कोई एतराज़ नहीं है।
बट उस टाइम सरेंडर एक ऐसा समाधान है कि आप उसके आगे सरेंडर करो, उसको प्रणाम करो और उससे पूछो कि तू ही समाधान बता भाई, क्या समाधान है तेरा। क्या ऐसा मतलब मेरा ना, आपने मेरा कहते हैं ना कि जुबान का क्वेश्चन ही आप आंसर दे दिया। अब मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ जी। आपने कहा कि सरेंडर हो जाओ, तो मेरा ये सवाल है कि क्या एंटिटीज़ को भी कभी, जैसे मान लो कोई एक इंसान है जो कि हर जगह से थक हार गया है, वो बहुत परेशान हो गया, लिटरली परेशान हो गया है, अब वो क्या कर रहा है कि वो बस उसके सामने वही बात है, नतमस्तक हो रहा है और हाथ जोड़ रहा है कि मैं समझ गया, तो मतलब उसके लिए कह रहा है और इतना विनती कर रहा है कि या तो मेरा पीछा छोड़ दीजिए या तो मुझे कुछ समाधान बता दीजिए। क्या इन आत्माओं का, एंटिटीज़ का हृदय परिवर्तन भी होता है क्या? देखिए, बात हृदय परिवर्तन की नहीं है और भावनाओं की भी नहीं है। ऊर्जाओं का भी एक सिस्टम है, एक वो है, उनके साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं। अगर आप उन तक अपना कोई मैसेज पहुंचाने में सक्षम होते हो तो ये बात तय है कि कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ ऊर्जाओं ने अपने आप स्वेच्छा से लोगों को छोड़ दिया। क्या बात है, नई बात आज। और वो उसमें एक चीज़ और मैं आज ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों ने, और ये बात मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता लोग मेरे को सही कहेंगे या गलत कहेंगे, और इसके बाद लोग मुझे ट्रोल करेंगे कि भाई आप धंधा ख़त्म करने की बात कर रहे हो। बट ट्रूथ इज ट्रूथ। पर मैं एक ट्रूथ बता रहा हूँ, अगर आपके पास कोई सच्चा मेंटोर या सही मार्गदर्शक नहीं है नीतीश जी, तो परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाओ। सरेंडर टू सुप्रीम। अपनी आत्मशक्ति और चेतना को जागृत करो और पूरे शुद्धता के साथ परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाओ। ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई एंटिटी और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो परमात्मा से ऊपर हो। परमात्मा अपने आप आपको उससे छुटकारा दिला देगा। आपके कुछ कर्म थे जो पूर्व जन्म के थे या इस जन्म के थे, खराब थे, जो आप इस परिस्थिति तक आए हो, और आने वाला समय आपके लिए बेहतर कैसे होगा आप जब ईश्वर की भक्ति करोगे ईमानदारी से। पर होता क्या है, अक्सर लोग ईश्वर को शुद्धता से, प्योरिटी से और बिना लालच के पूज नहीं पाते। आप सच्ची बात कहूँ आपको दिल की, आज जी मेरे कुछ, देखो इतने मतलब 70-80 के करीब से भी ज़्यादा हो सकता है, मैं अभी तक तांत्रिक और साधकों से मिला हूँ, पॉडकास्ट किया है, लेकिन 4 या 5 मेरे कुछ ऐसे साधक हैं जिनको मैं मतलब अपने करीब रखता हूँ जी दिमाग में। और आपकी मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ट्रुथ वाली, जो आप क्लियर कट कह रहे हो जी। इसी वजह से मैं आपको सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है नीतीश जी कि मैं लोगों के, और हर साधक का ये उद्देश्य होना चाहिए, बाकी उसकी अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी समझ है, पर सच्चाई यही है कि हमारा नैतिक कर्तव्य है हम इंसान के जीवन की सपोर्ट बने, उसका डर ना बने। अगर हम उसका डर बन रहे हैं ना तो उसके जीवन में हमारी कोई आवश्यकता नहीं है। अब एक बड़ी समस्या पता है क्या आती है, आप किसी को बोलो, एक केस आया अभी मेरे पास बेंगलोर से, एक लड़की जा रही थी अपने कॉलेज, उसने बहुत बीटेक कर लिया और वो कॉलेज जा रही थी। कॉलेज से आते आते अचानक उसकी टांगें मुड़नी शुरू हो गई। अच्छा। और आउट ऑफ नोवेयर समझ नहीं आया, और बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंची, और घर पहुंचते उसका शरीर काम करना बंद, सिर्फ इतना हिस्सा काम कर रहा है, बाकी शरीर ने काम करना बंद कर दिया। पूरा ही कोई पैरालिसिस नहीं हुआ। अच्छा। सारे मेडिकल टेस्ट नॉर्मल आ गए। जब मुझ तक वो केस आया तो मैंने उसको समझा और डिटेलिंग की, डायग्नोस किया, तो मुझे समझ आया इनके साथ आसन स्तंभन की क्रिया हुई है। आसन स्तंभन, ओके। तो आसन स्तंभन में क्या होता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, दिमाग काम करता रहता है। ओके। अब उसके साथ आसन स्तंभन के साथ बुद्धि स्तंभन भी थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो थोड़ा बहुत दिमाग काम करता था, पर शरीर बेड पे आ गया। अब उसका ये हाल हो गया कि उसको वॉशरूम जाने के लिए भी बहुत मुश्किल से पेरेंट्स उठा कर लेकर जाते हैं और कराते हैं। 24-25 साल की लड़की है, बड़ी अच्छा बच्चा है, बहुत मतलब बड़े दुख की परिस्थिति है ये। अब उनके पेरेंट्स मुझ तक आए, जब बात की
तो सबसे बड़ी बात जो मैंने उनको कही वो एक सत्य ये था, मैं कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि हम सच सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पाते। राइट। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे होता है कि डैमेज हो जाती है, अब आपके पास डैमेज कंट्रोल के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। आप डैमेज का कंट्रोल कर सकते हो, डैमेज को ख़त्म नहीं कर सकते। राइट। अब उस केस में शरीर के साथ वो डैमेज हो चुकी है जिसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो मैंने उनको एक सच्चाई बताई, वो ये थी कि बहुत कुछ करेंगे और क्रिया को काट भी देंगे तो भी केवल ये इतना ही ठीक हो पाएगी कि ये उठकर अपना वॉशरूम खुद चले जाए। अच्छा। आप सोचो आपको पहली जैसी बेटी वापस मिल जाएगी तो वो अब नहीं मिलेगी, डैमेज हो चुकी है। फिर वही वाली बात है, माँ बाप का दिल है, यकीन नहीं करता, उसको आज भी चमत्कार की उम्मीद है। इसी उम्मीद में वो मार्केट में जाते हैं, कमर्शियल्स लोगों से मिलते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं और सच बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैं ये कहता हूँ कि सच एक्सेप्ट करो। जैसे कई केसेस में हम कहते हैं, कोई आता है हमारे पास तो मैं कहता हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको साइकोलॉजिकल इशू, आप जाओ ठीक हो। अब वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ क्रिया करो। अब मैं बोलता हूँ सब कुछ ठीक है तो बोलते हैं हमको कुछ नहीं आता, हम दूसरे के पास जाएंगे। जो आदमी उनसे पैसा ले रहा है और उनके आज सामने कोई भी आडंबर रच रहा है वो तो ठीक है, और जो उन्हें कह रहा है ना आप ठीक हो, इन्हें कुछ नहीं आता। तो सच सुनना आना चाहिए। बिल्कुल सही। तो हमारा उद्देश्य है हमें लोगों की जीवन की सपोर्ट बनना है, उनका डर नहीं बनना। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें सरेंडर करना चाहिए। हमें पता है हर केस ऐसा नहीं है, डॉक्टर तक कहते हैं, कई केसेस में डॉक्टर कहते हैं ये पूरी तरह ठीक नहीं होंगे अब, क्योंकि मेडिकल साइंस एक लिमिट तक है। वो कहता है इतना ठीक होगा, बस डॉक्टर की बात मान लेंगे। जब हम कहेंगे ना ये पूरा ठीक नहीं होगा तो वो नहीं मानेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है? चमत्कार की उम्मीद। हम फूंक मारें और आग लगे तो उन्हें लगता भाई कुछ हो गया आज। हम कहें कि ये बच्चा आपका 6 साल से बीमार है, क्रिया में लिप्त है, इसको आराम पड़ने में 6 महीने लगेंगे, नहीं नहीं आप में दम नहीं है, आप तो कुछ ऐसा करो ये अभी उठ के चल पड़े। ऐसा होता है लेकिन बार बार नहीं होगा, हर बार नहीं होगा। तो ये जो चमत्कार की उम्मीद ही है, यही हमें मार्केट में कमर्शियल लॉस की तरफ ले जा रही है। एस्ट्रो टॉक पे एक लेडी ने मुझसे बात की, कहती कि वो 9 लाख रुपए के कर्जे में है। 9 लाख उसने लोगों से बहुत सारी क्रियाएं करवाई केवल एक लड़के पे को अपने जीवन में लाने के लिए, जो कि अब उससे दूर जा चुका है और किसी और लड़की के संपर्क में और उसके साथ जीना चाहता है। जीना चाहे ना चाहे वो उसके साथ नहीं जी रहा। आप क्यों ज़बरदस्ती करो जबकि आप खुद मैरिड हो और आपका अपना पति भी है। बिल्कुल। तो ये तो प्रकृति का पूरे नियम के खिलाफ है ना। आप अपने पति है, ठीक है, आपके, मैं आपको जज नहीं कर रहा, आपकी क्या परिस्थिति है वो आप जानते हो, लेकिन आप अपने पति को छोड़ रहे हो, वो आपकी सोच है, मैं उस पर आपको गलत सही कह ही नहीं रहा। लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत पड़ो ना जो आपको छोड़ चुका। अब 9 लाख रुपए के कर्जे में आ गए और उन्होंने मुझसे भी कहा सर आप कोई क्रिया कर दो। मैंने कहा मैं कुछ, आप एक चीज़ समझो, किसी भी क्रिया का काट करने के बाद भी आपके पास 10-20% का चांस नहीं है, तो आप इसमें मत बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, अपने पति के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करो, या आपको लगता है तो आप कोई और पार्टनर देखो, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है। उसने कहा नहीं आपको कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं आता। सच नहीं सुन सकते लोग। अगर सच एक्सेप्ट कर लेना आधी समस्याएं समाप्त हैं। पॉइंट है। और इसी वजह से झूठ का धंधा चल रहा है, बहुत ज़ोरों से चल रहा है। आप कितनी आसानी से किसी एंटिटी का नाम ले रहे हो, सालों लग जाते हैं किसी एंटिटी को सिद्ध करने में, किसी को मनाने में, उसको मेंटेन करने में, उसको साथ रखने में। मेंटेनेंस भी, जैसे आपने मेंटेन वर्ड यूज़ किया, तो जैसे मान लो आपने भी अपने एक, मैं सरल शब्दों में कहूँ तो सेना ही होती है जो आपके, जब आपका वॉर हो रही होती है, बड़े शब्दों में कह रहा हूँ ताकि ऑडियंस को थोड़ा सा मज़ा आए सुनने में। वो हमारे अस्त्र हैं, अस्त्र है आपके। अच्छा, वो अस्त्र है। जब आप युद्ध पर जा रहे हो या कभी कुछ ऐसा हो रहा है तो आपके अस्त्र वो आपके साथ है, तो अस्त्रों को मेंटेन भी तो करना पड़ता होगा। ये क्या प्रोसेस रहता है कि कब कोई एंटिटी अगर किसी साधक के पास है, तांत्रिक के पास है, डेली उसको मेंटेन करना पड़ता है, भोग देना पड़ता है, या कभी मतलब जब मन किया तब होता है? नहीं, कुछ पर्टिकुलर समय और सिचुएशंस होती हैं जब हमें उनका भोग देना पड़ता है। अमावस्या, दिवाली, ऐसा अलग अलग बहुत सारे मौके हैं।
और समय समय पे भोग देना होता है कि इतने समय पे देना ही है। हाँ, जैसे किसी एंटिटी को आपको 6 महीने में देना है, किसी को साल में एक बार देना है, किसी को उस परिस्थिति में भोग देना है जैसा काम लिया है, या किसी को उस परिस्थिति में भोग देना है जो एक इमरजेंसी आ गई है। तो एंटिटीज़ को भोग मिलना चाहिए, और वो भोग किसी भी तरह का हो सकता है। तामसिक भी हो सकता है, सात्विक भी हो सकता है। तामसिक, ब्लैक मैजिक में 90% तामसिक होते हैं, तामसिक चलता है। और सात्विक भी होते हैं जिसमें नींबू, नारियल और जायफल होता है। और फ्रूट क्या कहते हैं, मिठाई वगैरह। जायफल जो है वो एक इंसान की बलि के बराबर माना जाता है। तो उसे अगर आप घी में डुबोकर माँ काली को अर्पित कर रहे हो मंत्रों के साथ साथ, तो वो एक इंसानी बलि के स्वरूप है, बराबर है। बराबर है। तो ऐसे कई सारे भोग हमें देने पड़ते हैं, और उसी के बाद हम उन सिद्धियों का काम लेते हैं। जैसे माँ कामाख्या की कई ऐसी सिद्धियाँ हैं जिनको अगर आप करते हो, उसमें एक विद्या है सिंदूर विद्या। माँ कामाख्या के मुख्यतः 5 ऐसे मंत्र हैं जिन्हें सिद्ध किया जाता है, जो शुरू होता है प्रणाम मंत्र से और अंत होता है सिंदूर विद्या पे। तो सिंदूर विद्या काम शास्त्र की एक बड़ी विद्या है, जिसमें जिसके माध्यम से वशीकरण किया भी जा सकता है और वशीकरण की काट भी की जा सकती है। तो ऐसी कई विद्याएं हैं जिनकी जानकारी यदि आपको है सही मायने में, सही तरीके से, तो कर सकते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास वो सिद्धियां होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ऐसी सवाल आया मन में, जैसा आपने कहा कि जैसे मेंटेन करना पड़ता है ना, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि जैसे मान लो जो टाइम है उसी समय उनको देना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इन केस साधक बीमार भी हो सकता है, साधक वृद्ध भी हो सकता है, या XYZ कोई भी ऐसी दिक्कत आ सकती है साधक को कि वो उस परिस्थिति में नहीं है, वो समय पर जो एंटिटीज उसने अपने पास पाल रखी है, सिद्ध कर रखी है, वो भोग ना दे पाए, तो उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? उस सिचुएशन में कुछ नहीं करना। जिसको आपने सालों से पाला है उसको आप पे पूरा भरोसा है। हाँ। आपने उस तक ये मैसेज पहुंचाना है कि भाई जो फूल पत्ती हमसे बनेगी वो तेरे चरणों में अर्पित करेंगे, हमें समय चाहिए, खत्म बात। चाहे वो डार्क से डार्क आप कुछ भी हो, आप उसे वो समय दे दो। हाँ। इंसानों से ज़्यादा ऑनेस्ट और फेथफुल हैं ये लोग। क्या बात कर रहे हो? तो आप इनकी भोग दो, ये आपके लिए ज़्यादा फेथफुल है, ऑनेस्ट और फेथफुल है। फेथफुल एंटिटीज होती हैं। देखो, एंटिटीज ऐसी नहीं है कि बेवजह किसी को तंग करें, मारे पीटें या कुछ करें, नहीं। उनको जब तक कोई ड्राइव नहीं करता तब तक वो तंग नहीं करती, या वो कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसे रास्ते, ऐसी जगह, ऐसे सिचुएशन में ना हो जहाँ उनका वाइब्रेशन सिस्टम आपसे टकरा रहा है। अदरवाइज ऐसा नहीं है। वो एक अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में मस्त हैं। क्योंकि मुझे ऐसा अभी तक ऐसा मतलब 1-2 जगह मैंने ऐसा सुना कि अगर इंसान केयर ना करे, भोग ना ले, जैसे मान लो किसी ने फॉर एग्जांपल मसान की सिद्धि रखी है, मसान अपने रखा है, कच्चा पक्का जो भी उसने रखा है अपने पास, अगर वो मेंटेन ना करे, उससे कुछ भी मदिरा चढ़ानी है, मांस कुछ भी ना कर पाए, तो वो उस साधक का ही भोग कर सकता है। वो देखो ऐसा है, वो एकदम से कोई भी एंटिटी आपके खिलाफ नहीं जाती, वो आपको थोड़ा समय देती है, आप उससे लेकिन जब आप बिल्कुल ही नहीं दोगे तो ये तो सत्य है कि फिर आप ही उसका भोग हो। वो आपसे क्या क्या ले सकती है ये आपकी कल्पना से भी परे है। मैंने कई सिचुएशन में ऐसा देखा है कि लोगों के शरीर के अंग तक गायब हो गए हैं अगर आपने एंटिटी को सही समय पे भोग नहीं दिया है। अंग मतलब आप अचानक से आपकी किडनी काम करना बंद कर देगी, आपकी आंखें चली जाएंगी, आपके शरीर का कोई और हिस्सा काम करना बंद कर देगा। तो उन्हें तो भोग आप ही से लेना है। आप नहीं दोगे तो आप ही भोगो। इसीलिए ऐसा गुरु जीवन में अपनाए जो आपको अर्जुन बनाए, अभिमन्यु ना बनाए। गुरुजी जैसे ना मैंने ये सुना है, कभी भी जो है बच्चों के डायपर या जो पैड्स होते हैं या लिपस्टिक होती है, उसको वैसे ही कहीं फेंक नहीं देना चाहिए। तो इसके बड़े भयंकर परिणाम हो सकते हैं। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर आप पर ब्लैक मैजिक करना है, जो पर्पसली चाहता है आप पर काला जादू करना है या आप पर कोई ऐसी क्रिया करना, तो उसको आपके शरीर की कुछ ऐसी चीज़ें चाहिए जिनमें आपके DNA का सोर्स हो। ओके।
अब अक्सर हम सुनते आए हैं नाखून, बाल, सलाइवा या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ पदार्थ, तो वो सब चीज़ें सबको पता है आज की डेट में आसानी से नहीं मिलती। अगर किसी को आप पर कोई क्रिया करनी है तो वो आसानी से नहीं मिलेगी। कोई भी नहीं देगा, आजकल लोग अवेयर हो गए हैं। लेकिन जिसको करना है, अगर उसको पास सपोज कोई महिला है और उसको उसके ऊपर वशीकरण करना है और उसका सैनिटरी पैड उस बंदे के हाथ लग गया, तो उसको वो चीज़ मिल गई जो आप उसे अपने आप से नहीं देते। अब उसका इस्तेमाल करके आसानी से क्रिया की जा सकती है। उसके माध्यम से वशीकरण, स्तंभन और आपका यहाँ तक कि कोख बंदी तक किया जा सकता है। तो कभी भी इन्हें खुले में ना फेंकें। कई बार आप देखते हैं कि बच्चे की पॉटी में बड़ी अजीब सी स्मेल आती है, नॉर्मल स्मेल नहीं आती जनरली, क्योंकि बच्चा मदर फीड पे होता है। तो नॉर्मली वैसे जब बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब स्मेल आती है तो ये सिम्टम होता है कि हो सकता है बच्चा किसी नज़र के या किसी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव में है। तो उस समय में ख़ास तौर पे उसके डायपर को बिल्कुल भी खुले में ना फेंकें। अवल तो वैसे भी खुले में ना फेंकें, प्रॉपर उसे लपेट कर, हो सके तो एक पॉलीथीन में बंद करके एक डस्टबिन के अंदर डालें ताकि वो आसानी से खुले में ना जाए और उसका प्रयोग ना किया जा सके। तीसरा, लिपस्टिक मैंने पहले भी बताई है और आज फिर बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों को इसका अंदाज़ा ही नहीं होगा। लिपस्टिक आप यूज़ कर रहे हो, उसमें भी आपका सलाइवा है। आपको आसान लगता है, आपने फेंक दिया। सपोज़ कोई इसी इंतज़ार में हो और वो ये देखे कि आपका अपना ही कोई जानकार है और उसको आपके घर में से आपकी ऐसी आइटम मिल गई जिससे सलाइवा उसको लेना है, तो लिपस्टिक एक बड़ा अच्छा रिसोर्स है। तो कोशिश करनी है ऐसी कोई चीज़ें खुले में बिल्कुल ना फेंकें जिसका ऐसा कोई दुष्परिणाम ना है। क्योंकि कई बार हम खुद सोचते हैं हमने तो आज तक कुछ अपनी चीज़ किसी को दी नहीं, फिर कुछ ने हम पर कैसे कर दिया। तो यही तो गलतियाँ हैं जो हमसे जाने या अनजाने में हो जाती हैं। इसलिए कभी भी इन सब चीज़ों को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, इनसे बचना चाहिए। ये आपके ऊपर किस लेवल तक की क्रिया करा सकती हैं इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। डीप बातें हैं, छोटी मगर मोटी बातें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं ना। और रोज़मर्रा में इन चीज़ों को लोग कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। बहुत मैंने तो बहुत लोगों को देखा है, लोग उठाकर घर की बालकनी से बाहर फेंक देते हैं डायपर बच्चे का। अरे आपके बच्चे के जीवन का सवाल है, आप उसके जीवन से खिलवाड़ मत कीजिए। कितना मुश्किल है उसे एक पॉलीथीन में पैक करके कूड़े के डस्टबिन में डालना। इससे दो मैसेज आते हैं। एक तो ये कि गंदगी ना फैलाएं, बिल्कुल ना फैलाएं। दूसरा ये कि भयानक परिणाम भी हो सकते हैं। अदर साइड, डार्कर साइड। और कुछ बताना चाहते हैं आप? देखिए, मेरे पास तो बताने के लिए एंडलेस चीज़ें हैं, मतलब इतनी चीज़ें हैं, क्योंकि 25 साल अगर जीवन में काटे हैं तो बहुत कुछ ऐसा है। कोई एक केस से एंडिंग करते हैं हम। चलो, कोई केस से है ना? एक रीसेंट केस जो मैं बता देता हूँ, मैंने 1-2 बार पहले ही बताया, बट वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है। तो हुआ क्या है, मैं अब उस केस की आपको जिस्ट ये देता हूँ कि कभी कभी ना हम अपने आप को बहुत ये सोचते हैं कि यार हमें तो सब पता है और हम किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, हम मानते ही नहीं, कुछ है ही नहीं कुछ इस दुनिया में। हम तो डरते ही नहीं किसी से। मैं ये कहता हूँ, अगर आप किसी चीज़ के में बिलीव नहीं करते तो आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर आप उसको सत्कार नहीं कर सकते तो उसका धिक्कार भी मत करो, तिरस्कार भी मत करो। तो ऐसे ही एक लड़के ने किया। उसने लव मैरिज की। लव मैरिज करने के बाद कुछ दिन बाद उसके घर में आपस में हस्बैंड वाइफ में छोटी छोटी बातों पे दिक्कतें होनी शुरू हो गई। अब ये दिक्कतें जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे घर का माहौल ख़राब होता जा रहा था। अचानक से एक दिन उस लड़के को अपने घर के अंदर से एक वुडू डॉल मिली, एक पुतली, एक गुड़िया, जिसमें उसके शरीर के कपड़े लगे हुए थे, अंडर गारमेंट्स। अब वो उसकी वाइफ ने एकदम उसे चेताया, भाई ये ठीक नहीं है चीज़। ये उसने उठाकर उसको बाहर ले जाके जला दिया। कह रहा मैं नहीं डरता किसी चीज़ से। उसने आग जलाया और कल से उसके मुंह से खून आना शुरू हो गया, कॉन्टिन्यूस खून की उल्टियाँ होने लगी उसे। मेडिकल टेस्ट कराए, रिपोर्ट में कुछ आया ही नहीं, सब नॉर्मल है।
कुछ दिनों बाद दोबारा एक डॉल मिली। इस बार उसने जलाया नहीं, लेकिन फिर उसी एटीट्यूड से मैं बिलीव नहीं करता, उठा के बाहर फेंक दिया ऐसे ही। तो उल्टियाँ और ज़्यादा, अब समझ कुछ नहीं आ रहा। और उस लड़के का अपनी जॉब की तरफ से अब्रॉड जाने का प्रोसेस चल रहा था, कनाडा। तो ये सब चलता रहा कुछ दिन। एक दिन वो सुबह उठा, दूध लेने के लिए बाहर गया, उसका ध्यान नहीं रहा। अनजाने में जैसे उसने गेट खोला तो गेट के पास एक नींबू पड़ा हुआ था जिसमें कई सारी लौंग लगी हुई थी, उसका उस पर पैर भी पड़ गया। अब यहाँ से इसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो गई कि कभी नाक से, कभी मुंह से, कभी कहीं से, शरीर के किसी भी हिस्से से खून आ रहा था और इतना ब्लड आ रहा है कि जिसका कोई कहने की हद नहीं। और हस्बैंड वाइफ में इतनी बुरी हालत हो गई कि जो लव मैरिज थी कि वो अलग हो जाए। खैर इसी दौरान उसका अब्रॉड जाने का बन गया, वो अब्रॉड चला गया। थोड़े दिन बाद उसकी वाइफ भी वहाँ चली गई। अब उसका ऑलरेडी एक भाई वहाँ रहता था, तो वो भाई के पास जाकर दोनों हस्बैंड वाइफ रहने लगे। अब अब्रॉड में छोटे घर होते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, किराया महंगा है, तो इनका आपस में बन नहीं रही थी, पर बड़ी मुश्किल से रह रहे थे। उससे दिक्कतें और बढ़ गई। पर ये तो खून की उल्टी थी ना, ये वहाँ जाकर भी नहीं रुकी, कंटिन्यू। वहाँ टेस्ट कराए, भाई यहाँ का मेडिकल सिस्टम कमज़ोर हो सकता है, उन्होंने वहाँ जाकर करा लिए, सब कुछ नॉर्मल। तो वहाँ डॉक्टर्स ने कह दिया कि अगर ये जारी रहा, क्योंकि ये तो समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ये खून की उल्टियाँ जारी रहीं तो बहुत जल्दी ये कैंसर की चपेट में आ जाएंगे, फिर इन्हें बचाना मुश्किल है। उसकी वाइफ ने किसी तरह से मुझसे बात की, पॉडकास्ट के माध्यम से उसने जुड़ी और देखा, बात की, हमने डिकोड किया। और डिकोड करने, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ, डायग्नोज में मैं टाइम लेता हूँ। मैंने डायग्नोज किया तो मुझे समझ आया कि जो क्रिया है ना, ये उसके अपने माँ बाप ने उसके ऊपर कराई। माँ बाप ने? अब माँ बाप गए साधक के पास ये कहने कि कुछ ऐसा कर दो कि वो लड़का अपनी वाइफ से अलग हो जाए और हमारे कब्जे में आ जाए। और साधक ने जो समझ में आया वो कर दिया, जिसका रिजल्ट ये आया कि उस लड़के को अपने ही बेटे की मौत के करीब ले जाने के जिम्मेदार वो बन गए। तो वो लड़की थोड़ी सी परेशान है। उसने कहा भैया मेरे को पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या। मैंने डोंट वरी बेटा, ये जिसने जीवन दिया संभालेगा वही। उसने मुझे बात की, उसने कहा पता नहीं भैया आप पर बहुत विश्वास हो रहा है आपकी बातें सुनकर, आप प्लीज़ करो। जो भी प्रोसेस था हमने उससे बातचीत करके उस प्रोसेस को किया और प्रोसेस करके आए। अच्छा, हर क्रिया का समाधान होने में वक्त लगता है। मैं अभी आपको ऑफ कैमरा ही बताता ना, लोगों को चमत्कार चाहिए, चमत्कार नहीं होते, समय लगता है। तो हफ्ता 10 दिन लगे, लेकिन हफ्ता 10 दिन के अंदर वो लड़का पूरी तरह स्वस्थ हो गया। उसकी वॉमिटिंग, खून की उल्टी आना हो गई बंद, बिल्कुल बंद, नॉर्मल हो गया वो, बिना किसी मेडिकेशन के। और वो जो लड़की जो इतने दिनों से परेशान थी, जिसको था कि भाई, उसको ये भी चिंता थी, उसकी अब्रॉड में जॉब नहीं लग रही थी। अच्छा। उसको था कि मेरी जॉब लग जाए तो मैं आगे बढ़े, हम अपना घर ले लें। उसकी जॉब लग गई उसी हफ्ते के अंदर। तो नीतीश जी, उसका एक मैसेज आया सब ठीक होने के बाद, जो मुझे लगता है मेरी जीवन की सबसे बड़ी कमाई थी। उसने लिखा, जो मैम मुझे मैनेज करते हैं, उनके फ़ोन पे आया कि भैया एक प्योर सोल है। उन्होंने वो कर दिखाया जो सालों से नहीं हो रहा था। मुझे लगा मुझे अपनी विद्याओं का जो फल था वो मिल गया। तो मेरे लिए अर्निंग ऑफ द डे वो होती है। राइट। कितने अच्छे शब्द हैं ये सुनना, और जब उनके साथ सब ठीक हो जाए। ग्रेट सोल तो आप हो ही हो। प्योर सोल बोला था प्योर उसने। सोल तो आप हो ही हो। नहीं, ये तो ईश्वर जानता है, पर मुझे अच्छा लगा कि मैं उसके काम आया और वो जो सालों से समस्या चल रही थी वो अब ठीक हो गई। और इसका हर्जाना ये हुआ, जो मुझे नहीं कहना चाहिए पर मैं बता रहा हूँ, आप देखना, कर्म का फल सबको मिलता है, जाने हो या अनजाने हो। जब वो दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, तो उस लड़के के पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक आया, हैमरेज हुआ, पता नहीं स्ट्रोक आया, और वो इतनी बुरी कंडीशन में है। और आज की डेट में वो एक आईसीयू के अंदर लाइफ एंड डेथ से लड़ रहे हैं। तो मैं ये समझाऊंगा, जाने या अनजाने कभी किसी के साथ बुरा मत करो। जीवन बहुत बड़ा है। सीख वाली कहानी है। तो कर्म
करो अच्छा हाँ, और भूल जाओ किसने आपके साथ क्या किया है। ईश्वर सबके कर्मों की सजा उन्हें ज़रूर देता है। हाँ। छोड़ दो ईश्वर पर ही। अगर आपको लग रहा है कि बहुत बुरा हो रहा है तो यार छोड़ दो ईश्वर पर। दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने की, या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो, बस। इसके बाहर कुछ नहीं है। कभी भी ईगो को इतने ऊपर मत ले जाओ कि पैसा तो कमा लो और इंसान खो दो। इसलिए माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। और उस लड़की को मैंने ये बात समझा दी थी कि बेटा ज़िंदगी में ये बात कभी अपने हस्बैंड को मत बताना कि अगर उसको ये विश्वास हो गया कि उसके अपने माँ बाप ने करा है तो वो बचे हुए फ़र्ज़ भी नहीं अदा करेगा शायद। तो सब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। आपके लिए आप ठीक हो गए, आपका हस्बैंड ठीक हो गया, सही है, उसको अपना फ़र्ज़ अदा करने दो। आपको ठीक होने से मतलब है। आप और हम किसी को सज़ा देने के लिए नहीं, केवल ठीक करने के लिए बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मज़ा आता आपके साथ। ये हमारी सेकंड पॉडकास्ट है जी। और आपके साथ कुछ आनंद ही अलग आता है बात करने का। कुछ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच होती है ना। बिल्कुल मैच होती आपको है। लगता है, देखो मेरी side 100% लगता है। जब मैं पहली बार आपके पास आया था हाँ, तो आपने मुझे अंदर घुसने के बाद मुझे याद है पहली बात ये कहती कि सर कुछ अजीब और कुछ पॉजिटिव हो रहा है आपके आने से, हाँ, और वो पॉजिटिविटी से मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ आपकी। हाँ, और आप मुझे ये भी याद है कि पॉडकास्ट के बाद 2 घंटे तक हम बैठे रहते, सिर्फ बात करते रहते। हाँ। बहुत रेयर होता है ऐसा। मैं पॉडकास्ट ख़त्म हो गई तो मैं यही चाहता हूँ कि चलिए अब आप अपनी, हाँ, अब मैं अपने, हमें भी आगे काम है तो। लेकिन वो था तो वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होगी तो कैसे बात बनेगी। और फ्रीक्वेंसी की मैचिंग थी जो हमें दोबारा मिला है। राइट। और नेक्स्ट अगर कभी हमारा बनेगा तो मेरी वो एक मेरी इच्छा है कि हम लोग पहाड़ों के शमशान में या पहाड़ों में, जहाँ मर्जी जब आप बोलेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। मेरे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि आपके साथ बैठकर लोगों तक वो जानकारी मैं पहुँचाऊँ जिसके उद्देश्य के लिए ईश्वर ने मुझे बनाया। मज़ा आ गया आज और मुझे लगता है हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। एंड छोटे बच्चे भी हमारी वीडियोस देखते हैं और उनके लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हमारी जो छोटे बच्चे हैं वो हमारी बातों को ज़्यादा दिमाग में हावी मत होने दें और इसको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए आप देखें, सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। बाकी जो जानकारी के लिए देख रहे हैं उनको तो बहुत सारी जानकारी मिल चुकी होगी। कोई प्रॉब्लम में है, कोई अपनी किसी भी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम में है, अगर वो सुझाव लेना चाहता है गुरुजी से, रेमेडीज़ चाहता है या कुछ भी XYZ चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर टॉप में मिलेगा और जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं वो भी वहाँ पर मिलेंगे। तो आप जाकर आप नंबर ले सकते हैं हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। ओके, वहाँ पर आईडीज़ भी, वहाँ पर भी जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी में भी आ ही जाया करो, वहाँ भी हमें फॉलो कर दिया करो। और थैंक यू सो मच गुरुजी आपका। वैसे तो बहुत आपने- बहुत धन्यवाद आपका। मैं आभारी हूँ आपने मुझे बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए द लिमिटलेस टॉक। खुश रहिए, घबराइए मत। ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए अपना मन स्ट्रॉन्ग रखिए, क्योंकि देखिए मेरा भी जितना एक्सपीरियंस है और जितना मैंने भी सुना है कि हम जो भी कर रहे हैं, आज हम अच्छा कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, या हम दुखद में हैं, दुख में हैं, तो ये सारा हमारे कहीं ना कहीं पास्ट कर्माज ही रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना भी हमें आना चाहिए और प्रकृति के खिलाफ जाने की कोशिश जब तक ज़रूरत हो तब तक ना करें। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने देवी देवताओं को याद करते रहिए। और जिनके देवी देवता है, मैंने देखा अभी रिसेंट हमारे कमेंट में अपने सभी कुल देवता का, इष्ट देवता की जय जयकारा लगाते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है, फिर मैं भी कमेंट में लिख देता हूँ। तो यार जितना हम नाम लेते हैं उतनी ऊर्जा हम में भरती जाती है। तो अपने इष्ट कुल इष्ट का जय जयकारा लगाना ना भूलें कमेंट में। देखते हैं और कहाँ से आप वीडियोस हमारी देखते हो वो भी कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, ताकि हमें भी पता लगे कि यहाँ से लोग, इस जगह से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए देखते रहे द लिमिटलेस टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहे द नितिश राजपूत शो। और हाँ, एक छोटा सा मैसेज मैं देना भूल गया, अगर कोई अभी तक रुका है मेरी वीडियो देखने के लिए, तो उसके लिए छोटा सा मैसेज ये है कि हमारा एक और चैनल भी है द नितिश राजपूत शो के नाम से, जिसमें जो बड़े हमारी वीडियोस है उसके
15-15 मिनट के 10-10 मिनट के शॉर्ट टॉपिक वहाँ पर उस चैनल पर आते हैं। जो पूरी वीडियो नहीं देख सकते, शॉर्ट में टॉपिक वहाँ पर देख सकते हैं। वो भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, वो भी सब्सक्राइब यार ज़रूर कर देना ना। तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहे द नितिश राजपूत शो, ओनली ऑन द लिमिटलेस टॉक। जय भोलेनाथ, जय माई की। जय माता।